Walaikum assalam, bete. Bismillahirrahmanirrahim. All right, so starting off with May, June 24, GCE. All right, so now, by the very first question that we have is about cells, और वो कह रहा है कि figure 1.1 shows two cells from a leaf plant observed during a using a light microscope. So we have two plant cells, right? अब वो कह रहा है भाई structure A और structure B बता दो, and what you're also going to do is you're going to tell them कि भाई हमारे पास इसका जो function है वो क्या है, description of function क्या है हमारे पास, ठीक है? So now, so let's say if we would talk about A हमारे पास क्या है? A is basically the chloroplast, राइट? सो ए हमारे पास क्या है इधर? इट्स द क्लोरोप्लास्ट, प्लांट सेल के अंदर है। और ये हमारे पास क्या है? सैप वैक्यूल। सो हम लोग बता देंगे कि भाई नेम ऑफ स्ट्रक्चर ए हमारे पास क्या है? दैट इज अ क्लोरोप्लास्ट एंड बी इज अ सैप वैक्यूल। ऑलराइट, अच्छा जी। अब क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन क्या है? हम सिंपल से कह देंगे कि भाई क्लोरोप्लास्ट कैरीज आउट व्हाट प्रोसेस? इट कैरीज आउट फोटो सिंथेसिस। अच्छा, वैक्यूल क्या करता है? इट मेंटेन्स टेक्सचर, इट लेट्स से एक्ट द स्टोरेज ऑर्गन। दोनों में से कोई भी एक बात लिख देंगे तो विल गेट द मार्क्स। एक्ट्स एज अ स्टोरेज बॉडी, राइट, कंटेन्स सेल सैप। ऑल राइट, अच्छा जी। अब वो कह रहा है स्टेट वन structure that is not visible in figure 1.1 but would be visible in the cytoplasm of an electron micrograph of the same two cells. तो अब अगर हम लोग देखें तो अब साइटोप्लाज्म के अंदर आई कैन एक्चुअली सी द न्यूक्लियस, राइट? वी हैव द साइटोप्लाज्म, वी हैव द क्लोरोप्लास्ट एंड वी हैव द वैक्यूल। और क्या क्या हो सकता है? वी कैन हैव द माइटोकॉन्ड्रिया, वी कैन हैव द राइबोसोम्स, ठीक है? अच्छा जी, नाउ so let's go with the easier one. Let's go with the mitochondria. ठीक है भाई, अच्छा जी। अब अगले सवाल पर आते हैं। अच्छा जी, अब अगला सवाल कह रहे हैं, so this is question number 2. It's about selection and evolution and variation. वो कह रहा है भाई and classification as well. So वो कह रहा है कि भाई organisms can be classified into groups using the features that they share. Fish are one of the main groups vertebrates. State three main features used to classify an organism as a fish. Okay, very easy. ठीक है, तो हम क्या बता देंगे? नंबर वन, दे हैव fins, right? They breathe through what? Or carry out gaseous exchange through what? Gills, right? और हम लोग क्या कहते हैं कि भाई इनके पास क्या होते हैं? स्केल्स ऑन द बॉडी. So all of these things are specific of a what? Of a fish. ओके डॉक्स। नाउ, वालेकुम अस्सलाम। लेकिन हम हारून, वो तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि बर्ड्स भी एग्स ले करती हैं चंदा, तो स्पेसिफिक कैसे होगा? हाँ, अगर तुम ये बोलो कि भाई दे कैन ले एग्स विद jelly with they have jelly like coating over their eggs which are laid under the water, या फिर jelly like eggs laid under the water, then that would be right. सिर्फ एग्स नहीं लिख सकते बेटे, हमें स्पेसिफिक चीजें बतानी है, ठीक है? ओके, यस, फ्री के मार्क्स। ठीक है जी, अच्छा जी। अब अगर हम लोग आगे देखें, स्टेट टू मेन ग्रुप्स ऑफ वर्टिब्रेट्स अदर देन फिश, राइट? हमारे पास क्या आ जाएंगे? हमने कह दिया बर्ड्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस या फिर एनिमल्स। ऑलराइट, नाउ अब वो कह रहा है swordfish are large fish that live in ocean. They have long bony extensions to the skull called the sword. So this is a bony extension coming out. It's not the nose that's coming out from the skull, and that's what we call as a sword. The binomial name for the swordfish is Zephyus gladius. What's a species? हम लोग बता देंगे organisms having similar
फिजियोलॉजिकल, बायोकेमिकल, हम उसमें से कोई भी एक लिख दिया हम लोगों ने क्या पढ़ा था? बायोकेमिकल, बिहेवियरल, फिजियोलॉजिकल, मॉर्फोलॉजिकल। उसमें से कोई भी एक लिख दिया फीचर्स जो कि क्या कर सकते हैं, दैट कैन ब्रीड विद ईच अदर टू प्रोड्यूस कैसी ऑफ स्प्रिंग्स, फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग्स। ठीक है, ओके। अब कह रहे हैं स्टेट द स्पीशीज नेम फॉर द ऑर्गेनिज्म शोन। तो देखो, जब भी हम लोग बात करते हैं हमें पता है कि भाई जो पहला वाला वर्ड होता है दैट इज द जेनस, जो दूसरा वाला वर्ड होता है वो स्पीशी होती है हमारे पास। तो भाई इसके स्पीशी का नाम क्या है? ग्लेडियस। ऑलराइट, वालेकुम अस्सलाम। ओके, अब वो कह रहा है सॉर्ट फिश स्विम नियर द surface ऑफ द ओशन where द वाटर टेम्परेचर इज लो, राइट। सो सरफेस की ओर मूव करिए, डीप इन द ओशन नहीं जा रही है। ड्यूरिंग एवोल्यूशन swordfish developed a muscle behind each eye that warms the eye and the brain to temperatures above that of the ocean। ये क्या कर रहा है कि भाई अगर हमारे पास इफ इट्स मूविंग इवन इफ इट्स इन द वाटर दैट इज लेट्स से हैज अ लोअर टेम्परेचर दैट इज कोल्डेड, द ब्रेन एंड द आईज विल बी एट अ हायर टेम्परेचर। दिस फीचर गिव्स द swordfish improved vision। तो इस फीचर का फायदा क्या हो रहा है? swordfish को विजन, इंप्रूव विजन मिल रहा है। ठीक है, नेम द प्रोसेस दैट लीड टू द एवोल्यूशन ऑफ द मसल बिहाइंड द आई ऑफ द swordfish। तो भाई हम लोग ऐसे प्रोसेस को क्या कहते हैं? नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, व्हाट लीड्स टू एवोल्यूशन? नेचुरल सिलेक्शन लीड्स टू एवोल्यूशन। अच्छा, अब देखो, अब अगले सवाल में कह रहे हैं suggest reasons why the evolution of this feature has adapted the swordfish to survive in the ocean। कहने का मकसद क्या हुआ बेटे कि अगर हमारे पास if the brain is going to be warmer than the rest of the body, the eyes are going to be warmer, are they going to function better? Yes, they are। ठीक है, would they allow, or with the higher temperature, would the speed of the nervous impulses be better? Yes, they would। इन अदर वर्ड्स बेसिकली हमारे पास हो क्या रहा है? इट्स एबल टू सी मोर, राइट, बिकॉज अगेन अल्टीमेटली हमारे पास उसने उसकी फीचर की वजह से क्या हो रहा है? इंप्रूव विजन आ रहा है। सो हाउ इज दिस इंप्रूव विजन गोइंग टू हेल्प द फिश? तो भाई हम कह देंगे sword fish with improved vision will be able to look out for prey या food better, right, while they would be able to evade, to evade का मतलब क्या हुआ? To run from the predators which will cause। अब देखो, खाना भी मिल रहा है और ये खाई भी नहीं जा रही है। ठीक है, दिस विल कॉज एन इंक्रीज इन देयर पॉपुलेशन। वेरी गुड, दिस विल कॉज एन इंक्रीज इन देयर पॉपुलेशन। ठीक है, allowing them to let's say to increase in the population, allowing them to exist in large numbers। All right, बात समझ में आ रही है मेरे बच्चों? सो वी हैव टू टेल देम कि भाई इम्प्रूव्ड विजन की वजह से हमारे पास अल्टीमेटली क्या हो रहा है। हाँ, दिस जीन्स विल बी ट्रांसफर्ड इनटू वालेकुम अस्सलाम बेटा, into next generation, and only those fish are going to survive
which are going to contain the adaptations. हम लोग ये भी लिख सकते हैं, but again not needed for 4 marks. ठीक है. All right. So this concludes question number 2. Let's come to question number 3. Complete the table using terms from the list below to match each description of a term. A form of a gene that codes for one of a pair of contrasting features. Right. What's the form of a gene? Easy. It's an allele. Right? Acha ji. The form of a gene that always has an effect when it is present. कि भाई कौन सा वाला what do you call the form of a gene which is an allele that is always expressed? Dominant. ठीक है. All right. Now, having two different forms of a gene for a particular feature, right? Having two different forms of a particular feature, वो क्या होता है? Heterozygous. ये रहा. मासूमा बेटे मैं दिखाता हूँ थोड़ी देर में बेटा. अच्छा, having two same form of a gene for the particular feature, ये कौन सी वाली trait हो जाएगी? Homozygous. The combination of the alleles that an organism has in its chromosome, in its nucleus, in its cells, genotype. Again, ये तो हमें याद हो जाना चाहिए. ठीक है जी. ओके. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट. अब वो कह रहा है फिगर 3.1 is a diagram of a part of a DNA taken from a bacterial cell. तो भाई ये बैक्टीरियल सेल है. ठीक है. अच्छा, स्टेट द टर्म which describes the shape of a DNA molecule. DNA molecule is a coiled molecule. जब भी हमारे पास कोई भी मॉलिक्यूल कॉइल्ड होगा वो क्या बना लेगा मेरे बच्चों? इट्स गोइंग टू फॉर्म अ हीलिक्स. ठीक है. We can also say that the DNA it basically इसको पूरा लिखिए. I would suggest कि instead of writing helix को पूरा लिखिए कि it would form a double stranded helix. डबल helix भी लिख सकते हैं. डबल stranded का मतलब क्या हुआ कि there are two different polynucleotide strands and they're coiling around each other to form a helix. ठीक है. वेरी गुड ईशल. ठीक है. स्पाइरल नहीं लिख सकता. हाँ, नो वी कैन राइट स्पाइरल. अच्छा. Most of the DNA present in bacterial cells is found in one large loop in the cytoplasm. We know that it has circular DNA, right? Name another structure in the bacterial cells that contain DNA. Short copies of DNA. Do we have any short copies of DNA in the let's say short copies in the bacterial cell? Short copies of DNA in the bacterial cell? Yes, we do. What do we call them? Whether you also use for genetic engineering? Plasmids. Very good. Name the type of the molecule represented by A, T, G and C. तो भाई ATGC हमारे पास क्या हो जाएगा? कौन सी वाली बेस? नाइट्रोजनस बेस. अच्छा. अब वो कह रहा है नेम द इम्पोर्टेंस ऑफ द सीक्वेंस ऑफ द नाइट्रोजनस बेसिस इन द DNA. ठीक है. अब देखो बच्चों, हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि भाई हमारे पास जो सीक्वेंस ऑफ बेसिस होती हैं, व्हाट डू दे कोड फॉर? दे कोड फॉर स्पेसिफिक प्रोटीन्स. वेरी गुड. दे कोड फॉर स्पेसिफिक प्रोटीन्स. वेरी गुड गाइस. ठीक है. तो हम बता देंगे कि इसको पूरा इसको लिखो. लिखने का तरीका कैसा? हाउ आर यू गोइंग टू फॉर्मुलेट इनटू वर्ड्स? हमने कहा दीज नाइट्रोजनस बेसिस और दीज बेसिस आर प्रेजेंट इन अ स्पेसिफिक सीक्वेंस. कि रैंडम नहीं है, इनकी भी एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होती है जो किसको डिटरमाइन करती है? हमने कहा दैट डिटरमाइंस द अमाइनो एसिड सीक्वेंस, राइट? कोडिंग
for a particular protein or a particular polypeptide. देखो बेटा, हमारे पास जो पूरा का पूरा जीन है वो प्रोटीन बना रहा है, राइट? प्रोटीन इज अ पॉलीमर. So what are proteins made up of? Proteins are made up of specific amino acids joining up together ना, through the peptide bonds. इसी तरीके से this protein is coded for by gene. Gene is made up of bases. So what would these nitrogenous bases code for? Amino acids. Nitrogenous bases भी specific sequence के अंदर है, amino acid भी protein के अंदर sequence के अंदर होता है, random नहीं होता है. ठीक है? But long story short, bases code for amino acids, the gene codes for the protein. Okay? Acha ji. Coming to the next question. Figure 4.1 is a simplified diagram of a nephron. Okay, before we talk about everything else, let's just talk about the nephron, right? So the nephron has about 5 parts, right? So सबसे पहला part हमारे पास क्या होता है? We have the Bowman's capsule right here. The Bowman's capsule then goes down, इसने नहीं बना के दी हुई, लेकिन it forms a टेढ़ी मेढ़ी tubule, and that टेढ़ी मेढ़ी tubule is called as proximal convoluted tubule. उसके बाद हमारे पास एक हेयर पिन लूप आता है, फिर दोबारा एक टेढ़ी मेढ़ी टिब्यूल आ जाती है. द सेकंड टेढ़ी मेढ़ी टिब्यूल, द दूर वाली टेढ़ी मेढ़ी टिब्यूल इज द डिस्टल कॉन्व्यूलेटेड टिब्यूल. फिर इनके बीच के अंदर हमारे पास एक लूप आता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? सो दिस होल हेयर पिन लूप राइट हियर, इट इज कॉल्ड एज लूप ऑफ चिकन हेनले. ठीक है. और फाइनली हमारे पास क्या आता है? कलेक्टिंग डक्ट. डज एनीवन रिमेंबर कलेक्टिंग डक्ट के ऊपर कौन सा वाला हार्मोन काम करता है? विच हार्मोन वर्क्स ऑन द कलेक्टिंग डक्ट गाइस? कौन सा वाला हार्मोन है मंसूर? कौन सा वाला हार्मोन है? एडीएच. वेरी गुड हमजा. एडीएच, एडीएच. ठीक है. वेरी गुड सारा बच्चा. अच्छा, वो कह रहा है भाई पी क्यू आर की. अच्छा हाँ, एक और चीज, लेट्स फॉरगेट पी क्यू आर. बोमेंस कैप्सूल के अंदर देर इज दिस होल नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, राइट? दीज कैपिलरीज आर कॉल्ड एज ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, ए ग्लोमेरुलस. ठीक है. और वो कौन सा वाला प्रोसेस करवाता है? अल्ट्रा फिल्टरेशन. ADH is a hormone that decreases the volume of urine. अच्छा, पी क्यू आर केस हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया. पी इज व्हाट? बोमेन्स कैप्सूल. क्यू इज लूप ऑफ हेनले. आर इज कलेक्टिंग डक्ट. अच्छा, name the organ. You cannot get any easier than this. Right, the free marks on a platter. By what is the? Very good. अच्छा, is my voice fine now? Is my voice lagging? Okay, it's fine. All right, all right. Now, which organ contains many nephrons? The kidney does. ठीक है. Name the organ that stores fluid. ऐसा देखो मेरे बच्चे क्या होता है, once I gave this question in exam, तो उन्होंने फ्लूइड एस का नाम लिख दिया. बेटे सबसे पहले देखो, हमारे पास ये जो फ्लूइड एस होगा, इट इज कमिंग आउट ऑफ द कलेक्टिंग डक्ट, राइट? वो वाला फ्लूइड जो ऑल द वे हमारे पास बोमेन्स कैप्सूल में था, ऑल द वे टिल द एंड ऑफ द कलेक्टिंग डक्ट, उसे हम लोग ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहते हैं. As soon as the glomerular filtrate gets out of the collecting duct, right? As soon as the glomerular filtrate gets out of the collecting duct, हमारे पास क्या होता है? It converts into what? It converts into urine. ठीक है. सो हमारे पास अब वो कह रहे हैं कि भाई वो वाला ऑर्गन बताओ जहां हमारे पास यूरिन स्टोर हो रहा है.
तो यूरिन स्टोर किधर से होता है मेरे बच्चों? व्हाट पार्ट ऑफ द बॉडी स्टोर्स द यूरिन? द यूरिनरी ब्लैडर। वेरी गुड, पूरा बताइएगा। यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। हमारे पास एक और भी तो ब्लैडर होता है ना, वो बाइल स्टोर कर रहा होता है। वो हमारे पास क्या होता है? गॉल ब्लैडर होता है। तो हम यह स्पेसिफाई करेंगे कि भाई हम करने की जरूरत नहीं है, बट बिकॉज अगेन, व्हाई नॉट बी स्पेसिफिक, व्हाई गिव एग्जामिनर एनी रीजन टू कट मार्क्स? यूरिनरी ब्लैडर होगा, ठीक है। यूरिन ब्लैडर, हाँ, दैट्स फाइन एज वेल था, ठीक है। अच्छा, अब अगले सवाल पर आओ। अब देखो ये चीज, दिस इज समथिंग, दिस वन ऑफ द रीजंस व्हाई आई लव दिस क्वेश्चन इज बिकॉज आई गेट टू रिवाइज माय नेफ्रॉन्स। तो सबसे पहली चीज हमारे पास क्या है? वो कह रहा, अब इसको सवाल को समझिएगा। वो कह रहा है, टेबल 4.1 shows the composition of the sample of fluid S. In other words, it's showing a composition of urine from a healthy person. Healthy person, this healthy person, this, whose urine we are testing has a balanced diet, right? तो balanced diet मतलब उसमें प्रोटीन्स वगैरह सब होंगे। ऑलराइट। नहीं चंद ज़ारा, यूरेटर से तो यूरिन ट्रांसपोर्ट होता है, स्टोर थोड़ी होता है यूरेटर के अंदर। मतलब इसको यहाँ देखो, तो इफ यू गो टू आवर होम्योस्टेसिस, किधर गया हमारा होम्योस्टेसिस? ये रहा। तो अगर हम लोग किडनी का स्ट्रक्चर देखें, तो यूरिन तो यहाँ स्टोर होगा, यहाँ थोड़ी स्टोर होगा बेटा। तो यूरिटर्स नहीं हो सकते। अच्छा जी, खैर, कम बैक हियर। अब वो कह रहा है कि अगर हम लोग देखें, person, this in this healthy person, in their urine there is no glucose, there is no protein, ions है, salts है, यूरिया है। अब इसको देखो मेरे बच्चों, why does it not have glucose, why does it not have urine, वो प्रोटीन्स। अब इसको यहाँ देखो बेटे, जब भी हम लोग नेफ्रॉन के बारे में बात कर रहे थे, हमने सबसे पहली चीज क्या देखी थी? कि दिस होल नेफ्रॉन इज सराउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड एज द बेसमेंट मेम्ब्रेन, which acts like a sieve. This basement membrane acts like a sieve. अब देखो हो क्या रहा है, मेरे पास जब ब्लड पास हो रहा है इनटू द ग्लोमेरुलस और फिर उसके बाहर जा रहा है, राइट? It's coming in from the afferent arteriole, which is the wide lumen. It's getting out through the efferent arteriole, which is the narrow lumen. तो सारा का सारा ब्लड इधर आके कलेक्ट हो रहा है, प्रेशर बिल्टअप हो रहा है। बिकॉज ऑफ दिस प्रेशर द कंपोनेंट्स ऑफ द ब्लड लीक आउट। लेकिन components that are too large, such as what? Blood cells, plasma cells, do not get out of the blood into the urine. Why? Why? It's because of this basement membrane. So this basement membrane is doing what? This basement membrane is acting like a sieve, and it's preventing movement of large molecules out of the blood into the glomerular filtrate. तो भाई जब मेरे पास बोमेन्स कैप्सूल के अंदर ही लार्ज प्रोटीन नहीं आए, यहां तक कोई प्रोटीन नहीं है, तो यूरिन के अंदर भी कोई प्रोटीन नहीं होगा। Is everyone getting this? Does anyone want me to explain this once again? ये वाली बात दोबारा समझा दूं बच्चों? ओके, ऑल राइट। लेकिन 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 हम लोग एक चीज का देखें। फवाज, डू यू वांट मी टू एक्सप्लेन दिस अगेन, और डू यू गेट दिस बेटे? फवाज सदर, देखो फवाज, when the blood or the components of the blood bete, they start leaking out of the glomerular capillaries, right? A lot of substances from the blood gets out and gets collected in the Bowman's capsule. But before they can get out from the blood into the Bowman's capsule, they have to cross this basement membrane.
वही वाली बात है कि भाई ये मेरे पास कैटल ऑफ टी है, ये मेरे पास बोमेंस कैप्सूल चाय का कप है, मैंने बीच में एक छन्नी रखी हुई है। सब चीजें आ जाएंगी लेकिन जो लार्ज टी लीव्स है ना वो नहीं आ पाएंगे। सो प्रोटीन्स आर द लार्ज टी लीव्स। ठीक है। तो जब वो ग्लोमेरुल फिल्ट्रेट में प्रोटीन आ ही नहीं रहा, सो हाउ विल दिस प्रोटीन गेट वो गेट इनटू द यूरिन। ठीक है, आर वी गेटिंग दिस? अच्छा, तो आज बेटे बात समझ में आई चंदा? ओके। लेकिन एक चीज क्या है, ब्लड में जो ग्लूकोज है, इट इज ऑल्सो कमिंग इन द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। तो कहने का मकसद क्या हुआ, अच्छा प्रोटीन नहीं आया लेकिन ग्लूकोज तो यहाँ आ गया। सो ग्लूकोज इज प्रेजेंट हियर। देन व्हाई इज ग्लूकोज नॉट कमिंग इनटू द यूरिन? बिकॉज इन द पीसीटी इट विल बी रीअब्सॉर्ब्ड। वेरी गुड, हमने पढ़ा था प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूलर ट्यूब्यूल के अंदर जितना भी ग्लूकोज होता है जो बोमेंस कैप्सूल में आता है, थ्रू एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो वापस ब्लड में चला जाता है। जब मेरे पास 100% ग्लूकोज रीअब्सॉर्ब हो गया इस पॉइंट पे, देखो प्रोटीन तो आया ही नहीं ना, ग्लूकोज आया, लेकिन बाय द टाइम ग्लूकोज इस पॉइंट के ऊपर पहुंचा, इट इज रीअब्सॉर्ब बैक इनटू द ब्लड। नाउ दिस पॉइंट फॉरवर्ड देयर इज नो ग्लूकोज। ऑलराइट। तो हमें सिर्फ यही बताना है, हमें सिर्फ यहाँ यही बताना है मेरे बच्चों। वो कह रहे हैं स्टेट व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट दैट यूरिया इज रिमूव्ड। सबसे पहले सवाल पूछा भाई यूरिया क्यों रिमूव हो रहा है। ठीक है, हम कह देंगे इट इज टॉक्सिक। ठीक है, इट इज टॉक्सिक। अच्छा जी, टॉक्सिक है, मैं से वैसे ही मजाक कर रहा था। दूसरी बात, अब वो कह रहे भाई ग्लूकोज क्यों नहीं है, हम बता देंगे कि वंस ग्लूकोज enters into the Bowman's capsule, it is reabsorbed, either we say 100% or reabsorbed completely from the proximal करीब वाली convoluted टेढ़ी मेढ़ी tubule। By what process? By selective reabsorption, और rather by selective reabsorption नहीं, लिखो ड्यूरिंग सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। कौन से वाले प्रोसेस से मूव हो रहा है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट से। ठीक है। ऑलराइट, प्रोटीन क्यों नहीं है, हम बता देंगे प्रोटीन्स आर टू लार्ज। प्रोटीन्स आर टू लार्ज टू पास व्हाट, पास द बेसमेंट membrane and do not get into Bowman's capsule during what process? During ultra filtration। ओके, यहाँ तक कोई मसला?
ओके डॉक्स नाउ। ऑलराइट, अगले सवाल पे आ जाओ। एक्सप्लेन व्हाट वुड हैपन। अब देखो इसको देखो बेटा। कुमैल, एक जगह बैठ जाओ। अच्छा जी, नाउ explain what would happen to the concentration of ions in fluid S if a person drank a large volume of water several hours before this sample was collected। ठीक है, अब वो कह रहे कि भाई बताओ आयंस की कंसेंट्रेशन को क्या होगा। देखो बेटे, अगर हम पानी ज़्यादा पी लेंगे तो यूरिन डाइल्यूट हो जाएगा ना। जब भी यूरिन डाइल्यूट होगा तो आयन कंसेंट्रेशन हमारे पास क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, राइट। जब भी यूरिन डाइल्यूट होगा तो हमारे पास आयन कंसेंट्रेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, अच्छा तो हम बता देंगे द आयन concentration will decrease as the urine will be diluted, right। बात समझ में आ रही है। As excess water will be released through urine, क्यों, क्योंकि इस एक्सेस वाटर को हमें रिलीज करना है। ठीक है, तो दैट्स अ थिंग बेटा। ओके, मूविंग ऑन नाउ। अच्छा, ये बड़ा मजे का सवाल है। ओके, ओके नाउ मूविंग ऑन। अब वो कह रहे हैं कि भाई हमारे पास ना पाइनएप्पल्स है, एंड दिस पाइनएप्पल ग्रोइंग ऑन द पाइनएप्पल। ठीक है, सो इट हैज अ क्राउन, इट हैज लीव्स, इट हैज द स्टेम, इट हैज सकर्स, इट हैज ग्राउंड लेवल, इट हैज रूट्स। अब वो कह रहा है पाइनएप्पल प्लांट्स कैन बी ग्रोन ऑन फॉर्म्स by removing the suckers from the parent plant and planting these to form new plants। ठीक है, अच्छा जी। State the type of the reproduction used to grow pineapple plants this way। कौन सी वाली रिप्रोडक्शन होगी मेरे बच्चों। सिंगल पेरेंट रिक्वायर्ड है, एक पार्ट को निकाल के दूसरी जगह के ऊपर लगा रहा है। नहीं, वी हमजा वी कैन नॉट राइट अबाउट एडीएच हार्मोन इन द लास्ट सैंपल। नॉट मे बी, मे बी इट इज गोइंग टू बी ए सेक्शन। ठीक है, अच्छा जी। अब वो कह रहे हैं स्टेट टू एडवांटेजेस एंड टू डिसएडवांटेजेस फॉर प्रोड्यूसिंग पाइनएप्पल प्लांट्स दिस वे। भाई एक एडवांटेज हमारे पास क्या है, टाइम कंज्यूमिंग नहीं है ना। राइट, इट्स नॉट टाइम कंज्यूमिंग, जल्दी हो जाएगा। आई वोंट हैव टू वेट फॉर द पॉलिनेशन टू अकर, राइट। तो हम लोगों ने कहते भाई एक एडवांटेज क्या है कि इट इज लेस टाइम कंज्यूमिंग, राइट। ठीक है, दूसरी बात हमारे पास क्या हो जाएगी, एक और एडवांटेज क्या हो जाएगा, ओनली वन पेरेंट वुड बी नीडेड। लेकिन डिसएडवांटेज क्या होगा, डिसएडवांटेज क्या होगा कि भाई द ऑर्गेनिजम्स वुड हैव नो न्यू जेनेटिक वेरिएशन, राइट। ठीक है, और दूसरी चीज क्या है हमारे पास, जेनेटिक वेरिएशन नहीं है। और दूसरा क्या हो सकता है, नॉट एबल टू अडेप्ट
to new environmental कंडीशंस या फिर सिलेक्ट एनवायरमेंटल कंडीशंस को हम लोग क्या कहते हैं, सिलेक्शन प्रेशर्स कहते हैं। वेरी गुड। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर हो जाएगा तो उसकी प्राइस कम हो जाएगी। वेरी गुड। ठीक है, देखो देखो देखो, डिसएडवांटेज वुड बी नो और लेस वेट, नई नई जेनेटिक वेरिएशन नहीं आएगी जिसकी वजह से वो अडेप्टेशन नहीं कर पाएगा, नहीं एनर्जी का यहाँ नहीं आएगा। ठीक है, अच्छा इसको देखो, इसको देखें। वेलकम तला। ओके, सो अब इस चीज़ को देखिए बेटे, अगर ये ए सेक्सुअली रिप्रोड्यूस हो रहा है ना, वन और टू सेम नहीं होंगी, दे आर रिलेटेड, लेकिन अगेन दे आर रिलेटेड, दे नॉट द सेम। हम बता रहे हैं कि भाई जेनेटिक वेरिएशन नहीं होगी। दूसरी बात हम बता रहे हैं कि भाई अगेन वी आर रिलेटिंग द पॉइंट टू द फर्स्ट वन कि भाई क्योंकि जेनेटिक वेरिएशन नहीं होगी, दे विल नॉट बी एबल टू अडेप्ट। ठीक है, अच्छा जी, वालेकुम अस्सलाम बेटे। उसके अलावा देखो एक और बात क्या लिख सकते हो कि देखो हम लोगों ने बताया इट्स लेस टाइम कंज्यूमिंग टू वॉट, टू ग्रो देम, राइट। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, पूरे साल में ग्रो कर रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन बिकॉज आई एम ग्रोइंग देम ऑल थ्रू आउट द ईयर, it's going to get cheaper. Like, let me give you an example. Let me give you an example. Mangoes, they only come once a year, right? But bananas are present all throughout. The price of mangoes, because again, they are only coming in a particular season, because again, they get pollinated in a particular season, तो वो grow ही एक particular time पर होता है। लेकिन bananas can be grown asexually, mangoes नहीं हो सकते। I want the right। तो इस वजह से हमारे पास क्या होगा बच्चा लोग, bananas are cheaper। इसी तरीके से अगर मैं पाइनएप्पल्स पूरे साल ग्रो कर रहा हूँ तो एक डिसएडवांटेज क्या हो जाएगी फॉर मी एज अ फार्मर, दे आर गोइंग टू बी चीपर। हाँ, ये भी कह सकते हैं कि भाई अगर सिंस द एक और डिसएडवांटेज ये हो सकती है कि सिंस द पेरेंट्स आर और सिंस द ऑफस्प्रिंग इज जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स, इफ द पेरेंट इज गोइंग टू हैव एनी डिजीज और जेनेटिक डिजीज, that would be passed on to the offspring, or that would, or the offspring is always going to have that particular disease as well। ठीक है, अच्छा जी, अब देखो, pineapples are important crops in Hawaii, USA. They are introduced to Hawaii from South America. Birds called hummingbirds pollinate pineapple flowers, right? If pollinated, pineapple fruits develop and they contain a hard inedible seed. Mangoes की तरह hard inedible seed होता है उनके अंदर। लेकिन if not pollinated, pineapple fruits develop without seeds. Hummingbirds are not found in Hawaii. Suggest why is it illegal to introduce hummingbirds to Hawaii? ठीक है, वेरी इजी। हम क्या कह देंगे, हाँ राइट। देखो, नो नॉट वायरसेस, नॉट वायरसेस मेरे बच्चों। नो, देखा, देखो 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 देखो, नो दे नॉट। भाई वही वाली बात है, ताहा सेट के सर इकोनॉमिक्स, राइट। लेस, वेरी गुड हमजा। वो कह रहे हैं कि देखो, अच्छा मुझे एक बात ही बताओ, मुझे एक बात ही बताओ, you guys eat watermelon, right? What would you prefer, seedless watermelon or seed wala watermelon? You would obviously prefer a seedless watermelon, right? So I would have to stop while eating it. I would have to stop to spit the seeds. तो यहाँ भी भाई people prefer seedless pineapples। अगर हमिंग बर्ड्स आ गई, पॉलिनेशन हो जाएगी, पॉलिनेशन हो गई तो हार्ड इनएडिबल सीड्स आ जाएंगे। मेरी मेरी तो फसल तबाह, मुझे पैसे नहीं मिल रहे, कोई खरीद ही नहीं रहा, बोले भाई इसके उसके अंदर सीड्स हैं। ठीक है, तो हम ये बता देंगे कि since hummingbirds will bring about pollination, right? Seeds will form which may be an undesirable feature. An undesirable feature for who? For the consumers. So the farmers or the growers would be, or would be earning
लेस और ये फिर लेस प्रॉफिट ही कर लो, ठीक है। हाँ, उसके अलावा तुम ये कह सकते हो कि भाई हमिंग बर्ड्स, अब तुम इकोसिस्टम वाली बात बता सकते हो। इसके बाद, इस बात के बाद अगर बताना है तो बता दो, जरूरी नहीं है कि भाई दे कैन डिस्टर्ब द इकोसिस्टम, दे कैन, मंसूर said, they can bring in diseases, they can act as alien species, right? वो स्पीशीज जो एक जगह पे बिलोंग नहीं करती हैं, दे कॉल्ड एस एलियन स्पीशीज, ठीक है। अच्छा जी, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। वो कह रहे हैं पाइनएप्पल्स कंटेन अ मिक्सचर ऑफ प्रोटीएज एंजाइम्स कॉल्ड ब्रोमिलेन, व्हेन ब्रोमिलेन इज एडेड टू द सबस्ट्रेट द प्रोडक्ट इज फॉर्म। सो ब्रोमिलेन इज अ प्रोटीएज, राइट? प्रोटीएज का सबस्ट्रेट क्या हो जाएगा? प्रोटीन्स, और प्रोटीन्स का प्रोडक्ट क्या होगा? अमाइनो एसिड्स, ठीक है जी। ऑलराइट, सो इजी भी चला मैं इजी। अच्छा, अब देखो, अब वो कह रहे हैं the effect of changing pH on the activity of enzymes found in bromelain was investigated. The results of this investigation is shown in figure 5.2. Maximum percent enzyme activity अगर हम लोग देखें, अब देखो ये बेटे, जब भी ये ग्राफ आता है ना, इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि मैंने एक ही एंजाइम लिया हुआ है और मैं पीएच चेंज करते जा रहा हूँ। मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अलग अलग टेस्ट ट्यूब्स हैं, उनका अलग अलग पीएच है। उनके उन सब 10 टेस्ट ट्यूब्स के अंदर अलग अलग मैंने सेम कंसंट्रेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ एंजाइम्स ऑफ द सबस्ट्रेट्स डाला हुआ है, और फिर मैं रेट ऑफ रिएक्शन देख रहा हूँ। मैंने क्या देखा कि मेरे पास ऑल द वे फ्रॉम pH 3 till pH 5, if I'm increasing the pH, the activity is also increasing from about 70 to about 80%, after which it becomes constant. हाँ, लेकिन अगर मैं pH 7 से 8 लेके जाऊं, स्लाइटली अल्कलाइन रखूं, द एक्टिविटी इज द हाईएस्ट, तो मेरे पास कौन सा वाला पीएच ऑप्टिमम पीएच हो जाएगा मेरे बच्चों? विच पीएच इज गोइंग टू बी द ऑप्टिमम पीएच? 8, वेरी गुड। मंसूर, इफ यू वुड राइट इट वंस आई वुड गेट टू नो दैट बेटर। 8, वेरी गुड, ठीक है। अच्छा जी, अब वो कह रहे हैं, अब इसको देखो, टू असिस्ट डाइजेशन some people swallow bromelain in form of a powder with their food. Use the information in figure 5.2 and your knowledge of the human digestive system to discuss the effectiveness of using bromelain this way. वो कह रहे हैं कि भाई कुछ लोग ना, एक्सक्यूज माई उर्दू, बट कुछ लोग चूरन की तरह ब्रोमिलेन को खा लेते हैं खाने के साथ, ताकि उनका हाजमा अच्छा हो जाए, राइट? डू वी गेट दिस? अब मुझे एक छोटी सी बात ही बताओ, can I say bromelain works or is working on all the pH from 3 till 12? It is, right? It is. So if I'm going to consume that enzyme, इसका all the way from acidic to alkaline, कहीं पर भी एक्टिविटी जीरो हो रही है? नहीं हो रही। तो मतलब ये एंजाइम pH 3 से लेके pH 12 तक डीनेचर नहीं हो रहा। अब मुझे बताओ, इफ आई एम गोइंग टू टेक इट इन माय माउथ, द पीएच इन माय माउथ इज 7, न्यूट्रल, तो उसकी एक्टिविटी वहां 80% होगी। वो माउथ से मेरे स्टमक में जाएगा जहां पीएच एसिडिक होते हैं, इन आर केस 3, उसका एक्टिविटी 70 होगी। जब वो मेरी स्मॉल इंटेस्टिन में जा रहा होगा जहां पीएच एल्कलाइन होते हैं, फॉर एग्जाम्पल 8, वहां एक्टिविटी 100% होगी। तो हमें सिर्फ यहाँ इस सवाल के अंदर देखो उसने क्या बोला है। उसने कहा यूज योर नॉलेज ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम टू डिस्कस द इफेक्टिवनेस ऑफ यूजिंग ब्रोमिलिन दिस वे। भाई वी कुड हैव इंजेक्टेड इट, वी कुड हैव टेकन इट इन फॉर्म ऑफ एन एसिड रेजिस्टेंट पिल और अल्कली रेजिस्टेंट पिल। वी डिड नॉट डू दैट, हम लोग उसको डायरेक्ट खा रहे हैं क्योंकि वो एंजाइम डीनेचर नहीं हो रहा। हमें यहाँ ये बात बतानी, सो यू सी दिस इज हाउ यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। हम बता देंगे नंबर वन, ठीक है। हम कहेंगे कि भाई सिंस ब्रोमिलेन
is taken with food and doesn't denature in acidic, neutral, or alkaline pH, it would start digesting proteins in the mouth where the pH is what? Is neutral. It would work in the stomach where the pH is acidic and work best in small intestines या फिर duodenum where the pH is alkaline, right? उसके लिए बता देंगे भाई as its pH is what? Is let's say optimum pH is 8. बात समझ में आ रही है मेरे बच्चों? Are we all getting this? Okay, good enough. Okay, dogs. Now, so this concludes this question. Okay, let's come to question number 6. Flowering plants are sometimes grown in soil to provide cut flowers that can be displayed. A gardener watered flowering plants with fertilizer solution containing dissolved chemicals. Table 6.1 shows the information printed on the label of the container of the fertilizer powder used to prepare the fertilizer solution. भाई हर 100 ग्राम fertilizer powder के अंदर 4 ग्राम 4 ग्राम नाइट्रेट्स हैं, 4 ग्राम फॉस्फेट है, 1 ग्राम सल्फर है, मैग्नीशियम 0.5 ग्राम्स है. वो कह रहे हैं टू प्रिपेयर द फर्टिलाइजर सोल्यूशन द गार्डनर डिजॉल्व 20 grams of fertilizer powder in 10 liters of water. Calculate the total mass of sulfur in the fertilizer solution prepared by the gardener. अच्छा बेटे मुझे छोटी सी बात बताओ. 20 grams ऑफ फर्टिलाइजर के अंदर कितना सल्फर है? 1 ग्राम, राइट? सॉरी 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 सॉरी. 100 ग्राम्स फर्टिलाइजर के अंदर, 100 ग्राम्स फर्टिलाइजर के अंदर कितना सल्फर है? 10%. तो 20 ग्राम्स के अंदर कितना होगा? एक्स. 20 डिवाइडेड बाय 100 करेगा बेटे, कितना आ रहा है? 0. बेटे 25 कहाँ से आ गया? 20 ठीक है, राइट. तो 20 इसको 0 से गया. 10 टू ओवर 10 इज 0.2. वेरी गुड. ऑल राइट गाइज, वेरी गुड. अब वो कह रहे हैं एक्सप्लेन विच केमिकल कंपोनेंट ऑफ द फर्टिलाइजर सोल्यूशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू द प्लांट फॉर मेकिंग द प्लांट्स ग्रीन इन कलर. ग्रीन क्लोरोफिल बनाते हैं, तो क्लोरोफिल के लिए हमारे पास इन चारों में से कौन सा वाला आयन जरूरी होता है? मैग्नीशियम. क्लोरोफिल के लिए हमारे पास कौन सा वाला आयन जरूरी होता है? मैग्नीशियम जरूरी होता है, राइट. तो हम सिंपल से ये बता देंगे मैग्नीशियम पूरा बताएंगे as it is needed to produce chlorophyll. Production of enzymes. अब जल्दी से मुझे बता दो what are enzymes in nature? What are enzymes made up of? Very good, Mansoor. Okay, I'll try to make it better, Masuma. Enzymes are proteins, right? So if enzymes are proteins, that means they would be made up of what? Amino acid. Amino acids are made by the plants using nitrate ions. बस ये बात बता देंगे हम लोग. वेरी गुड. तो हम लोगों ने कह दिया कि भाई फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स nitrate ions would be required as
they are needed to produce amino acid. Masuma, is that better? Okay. अच्छा जी, अब अगले सवाल पर आओ। वो कह रहे हैं केमिकल components of the fertilizer solution are absorbed by the root hair cells of the plants and then are transported to the leaves. Complete the words below to name the three main tissue pathway taken by the chemical components of the fertilizer solution from the root hair cells to the leaves. भाई वो कहने की कोशिश क्या कर रहा है, वो ये कह रहा है कि भाई अब जब रूट हेयर सेल ने मिनरल आयंस को पिकअप कर लिया, जब रूट हेयर सेल्स ने वाटर और मिनरल आयंस को पिकअप कर लिया, अब वो लीव्स तक कैसे जाएगा? हम कहेंगे रूट हेयर सेल से वो आयंस और वाटर किधर जाएंगे? एपिडर्मिस के अंदर। एपिडर्मिस से किधर जाएंगे? कॉर्टेक्स में। कॉर्टेक्स से एंडोडर्मिस, फिर वो जाइलम वेसल के अंदर आएंगे। अब उसने हमें तीन लेटर दिए हुए, तो रूट हेयर एपिडर्मिस, एपिडर्मिस से किधर जाएगा वो? कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के बाद किधर जाएगा वो? ये एक्स से क्या आएगा बेटे? जाइलम। अब जब ये हमारे पास जाइलम वेसल इन मिनरल आयंस को और वाटर को ऊपर लेके जाएगी, ऊपर किधर लेके जाएगी? टुवर्ड्स द लीव्स। द लीव्स आर गोइंग टू टेक अप द वाटर अलोंग विद द मिनरल आयंस। तो लीफ के अंदर हमारे पास कौन से वाले सेल्स या टिश्यू हैं जिनका नाम एम से आता है? Come on guys, we know this. Very good, Hamza. वेरी गुड हारून बच्चे। वेरी गुड फवास। मीजोफिल। तो ये जो एम दिया हुआ है इसने, ये कौन सा वाला लीफ का टिश्यू है बेटे? मीजोफिल। वेरी गुड। अच्छा, यहाँ तक बात समझ में आ रही है सबको? तो देखो उसने पूछा क्या है कि भाई कंप्लीट द वर्ड्स बिलो टू मेन द थ्री मेन टिश्यूज इन द पाथवे टेकन बाय केमिकल कंपोनेंट्स, मतलब आयंस इन द फर्टिलाइजर फ्रॉम रूट हेयर सेल्स टू द लीव्स। तो अब हमें क्या पता है फ्रॉम आवर नॉलेज कि देखो रूट हेयर सेल से वो किधर किधर जा सकता है? एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, फिर जाइलम। जाइलम से ऊपर वो लीफ में जाएगा, लीफ के पेलिसेड मेसोफिल, स्पंजी मेसोफिल। अब उसने सारे टिश्यूज को तो नहीं बोला है, उसने कहा कि भाई पहले लेटर्स दे रहा हूँ, बताओ इन पहले पहले लेटर से कौन सा वाला टिश्यू आता है? राइट। सी से कॉर्टेक्स, उसके बाद जाइलम में जाएगा, उसके बाद मेसोफिल में जाएगा। अच्छा, अब ये बड़े मजे का सवाल है। When flowers from the plants are cut and used for display, the leaves are removed before each stem is placed in water. वो कह रहे हैं कि भाई जब गुलदान के अंदर हम लोग पानी डाल रहे हैं ना, तो उसके अंदर हम लोग ना उसके पत्ते निकाल देते हैं। अब मुझे बताओ, जो फ्लावर्स होते हैं, क्योंकि उनमें से हम लोगों ने लीव्स निकाल दिए, तो क्या फोटोसिंथेसिस हो सकता है? नहीं हो सकता बेटा। जब फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता बिकॉज यू रिमूव द लीव्स, तो जो फ्लावर्स हैं, जो फ्लावर्स के पार्ट्स हैं, सेपल्स, पेटल्स, स्टेमेंस, कार्पल्स, उनको ग्लूकोज मिलेगा रेस्पिरेशन के लिए। जब उनको ग्लूकोज ही नहीं मिलेगा रेस्पिरेशन के लिए, तो उनके पास एनर्जी आएगी, दे गोइंग टू डाई। अब वो कह रहा है अ सॉल्यूशन कंटेनिंग सुक्रोज इज ऑफन एडेड टू दिस वाटर। स्टेम भी लगा रहे हैं, हाँ स्टेम में वेस्कुलर बंडल होगा। Sucrose is not needed in fertilizer solution to use the water used to water plants growing in soil। कि भाई वो जो पौधे पानी वो सॉइल में ग्रो कर रहे हैं ना, उनमें जो पानी डाल रहे हैं उसके अंदर सोल्यूशन सुक्रोज की जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो फ्लावर्स हैं इनके अंदर सुक्रोज क्यों डाल रहे हो? ताकि प्लांट रिस्पायर कर सके। वेरी गुड। तो हमने कहा द सुक्रोज इन द वाटर would be taken up to the flowers
through what? Xylem in the what? In stem. So the cells of flowers can use it for respiration to produce what? एनर्जी. किस प्रोसेस के लिए? मेटाबॉलिज्म के लिए. tada. Sucrose is broken down into fructose and glucose. तो जब वो उसको ब्रेक डाउन कर देगा, so can it not can it not use the enzyme sucrase to break down sucrose into glucose and fructose and respire glucose, मेरा बेटा, and maybe fructose as well? Do we get this? All right, good enough. अच्छा जी, अब let's just complete this last question before we end the class. Plastics are produced in a very large in very large amounts by industrial processes around the world. These plastics can enter the ecosystem by pollution. So basically, we're talking about solid waste, right? Acha ji. Bas, just give me 2 minutes. अच्छा, these plastics can enter the ecosystem pollution. अब इसको देखो. The total mass of plastic produced globally in the year 2020 was 367 million tons. It is estimated that 3% of all plastic each year enters the ocean as plastic pollution. Calculate the total mass of plastic pollution that is estimated to have entered the ocean during the year 2020. तो बेटे, इतना प्रोड्यूस हुआ, उसका कितना हमारे पास ओशन में जा रहा है? 3%. तो 367 मिलियन टन्स का 3% कैसे होगा? हम मिलियन टन्स को कंसिडरेशन में लेते ही नहीं है. हम कहते हैं अगर हमें 367 का 3% निकालना हो तो हम क्या करेंगे? हम परसेंटेज को 100 से डिवाइड कर देंगे और जो भी नंबर होगा मल्टीप्लाई कर देंगे. 3 को 100 से अगर हम लोग डिवाइड करें तो कितना हो जाएगा? 0.03 मल्टीप्लाइड बाय 367. तो कितना हो जाएगा ये? 0.03 multiplied by 367. That's coming out to be 11.01. 11.01 है. क्या आज क्या लिख देंगे उसके आगे? मिलियन टन्स. वेरी गुड गाइस, वेरी गुड. अच्छा जी, अब देखो. सही, फ्री के 2 मार्क्स तकरीबन. वो कह रहे सम पैकेजिंग इज मेड फ्रॉम बायोडिग्रेडेबल कार्बोहाइड्रेट्स. बायोडिग्रेडेबल का मतलब क्या हुआ? कि दे आर, यू दे कैन बी decomposed. Microorganisms break down larger carbohydrate into smaller molecules. Identify the process and name one microorganism that is involved. Very easy. हम लोगों ने क्या दिया कि the process is going to be decomposition carried out by either you say bacteria, either you say fungi, और कोई डिकम्पोजर नहीं है बेटा. ठीक है. अच्छा, अब वो कह रहा है most plastics that enter the ecosystem and pollution are non-biodegradable. Describe the harmful effects of non-biodegradable plastics on both aquatic and terrestrial ecosystem for 7 marks मेरे बच्चों. अब देखो, हम वही बात बताएंगे जो हम लोगों ने इकोसिस्टम्स के अंदर करी थी. सो वी कैन टॉक अबाउट ऑल ऑफ देम. ठीक है, सबसे पहले हम कहेंगे प्लास्टिक्स डू नॉट decompose easily, so they may stay for a very long time, right? दूसरी बात बता दी हम लोगों ने, in the oceans they may, ये बल्कि इसको दोनों कर लो, in the oceans, or rather by the animals in the ocean and land, the plastics may be eaten, right? Causing
organisms to choke on them. इसी के साथ साथ हम एक और पॉइंट भी लिख लेते हैं, and it may entrap the animal causing suffocation. कि भाई गर्दन में आके फंस गया टर्टल्स की, ठीक है, या फिर हमारे पास इट्स गोइंग टू इस किसी लैंड एनिमल के मुंह पर आके कोई प्लास्टिक शॉपर आ गया, जिस तरीके से हम लोग कहते हैं ना भाई बच्चों को शॉपर नहीं देते बिकॉज इट्स अ ये व्हाट वी कॉल एस इट्स अ हैजर्ड, राइट। अच्छा, अब इसके अलावा अगेन 4 पॉइंट्स राइट हियर, ठीक है। अब हम दूसरी बात क्या बता सकते हैं कि द प्लास्टिक्स once they kill animals would cause the what? The food chains to be affected, right? जो हमारी फूड चेन्स होंगी एनिमल्स की, अब भाई एक एनिमल मर रहा है ना हमारे पास, तो क्या हो जाएगा कि भाई उस पर जो भी दूसरा एनिमल वगैरह डिपेंड करेगा, वो क्या हो जाएगा, वो वो हो जाएगा, किल हो जाएगा, ठीक है। सो इट कॉज द फूड चेन्स एंड food webs to be affected. All right. So the other organisms are would die. Make sense मेरे बच्चों? और हाँ, वही वाली बात, एक और बात हम बता सकते हैं कि भाई इट मे कॉज रिलीज ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस, ठीक है। सो दैट्स प्रीटी मच इट और चलो इसको आखिरी पॉइंट भी लिख लेते हैं। It would cause release of toxins as well, right? So this concludes GCE 24. I hope you guys have a good night.